हेलो माय ब्यूटीफुल नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी एंड जीएनएम फर्स्ट ईयर के माइक्रोबायोलॉजी के वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं एंड जो 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब जो कि यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क्स के लिए पूछा है, यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन लिखने की जरूरत है। ये बैक्टीरिया कौन होते हैं, ये कौन से प्लेनेट से आए हैं, क्या ये एलियंस होते हैं, इनको क्या, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क्स के लिए पूछा है, क्लासिफिकेशन पूछा है, सिर्फ क्लासिफिकेशन लिखो। लेकिन 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 अगर आपको क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का लिखना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या होता है। जैसे कि आप किसी शादी में जाने वाले हो, निकले हो घर से, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि किसकी शादी में जाना है, तो आप कैसे जाओगे? तो पहले देखते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। तो बैक्टीरिया होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सूक्ष्म जीव, जिनको बोला जाता है माइक्रोब्स। इतने सूक्ष्म, इतने छोटे, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ये होते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी कि क्या? वो जो सबसे पहले से प्रेजेंट है, यानी कि जो शुरू से प्रेजेंट है। अब शुरू से कौन है? दादा दादी? नहीं, उनके पहले से डायनासोर? नहीं, उनके भी पहले। तो प्रोकैरियोटिक यानी कि जो सबसे पहले से प्रेजेंट है, शुरू से प्रेजेंट है, वो होते हैं यूनिसेल्युलर, यानी कि वो बने होते हैं सिर्फ एक सेल से। और एक चीज है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, वो उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। देन उनके अंदर बाकी के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो डीएनए है, लेकिन डीएनए ऐसे ही घूम रहा है यहाँ वहाँ, वो किसी न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। तो बैक्टीरियाज में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। देन राइबोसोम प्रेजेंट है, उनको फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्यों है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको है फ्लैजिला। देन पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है पीली। पीली क्यों होते हैं? अगर आप किसी पेड़ पर चढ़ जाओगे और अगर आप हाथ से उसको नहीं पकड़ोगे टहनी को, तो आप नीचे गिर जाओगे। वैसे ही अगर बैक्टीरिया को पीली नहीं रहेंगी तो वो किसी भी सरफेस पर चिपक के कैसे रहेंगे? तो पीली होते हैं किसी भी सरफेस को पकड़ के रखने के लिए। इनके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, इनको होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये होता है बैक्टीरिया इन शॉर्ट। तो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जाता है, जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी एक ही सेल से बने होते हैं। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, दैट इज क्लासिफिकेशन। तो इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस के ऊपर किया जाता है। जैसे कि इनका सेल वॉल किस तरह से कैसे बना हुआ है, इनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमारा भी तो क्लासिफिकेशन होता है। हम कौन सा खाना खाते हैं, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, आप क्या काम करते हो, ड्राइवर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो, स्टूडेंट हो, तो इनका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हमें कौन सा क्लासिफिकेशन चाहिए? उनका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि उनका शेप कैसा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ उनका शेप, दे आर क्लासिफाइड इन कोकाई, बेसिला एंड स्पाइरल शेप। तो कोकाई अगर एक है तो बोला जाता है कोकस, बहुत सारे हैं तो कोकाई। जो कोकस होता है वो सर्कुलर, गोल या राउंड होता है। डिप्लोकोकाई, डिप्लोकोकाई यानी कि वो होता है पेयर में। अब ये जो बैक्टीरियाज है वो यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल से बने हुए हैं। लेकिन इनका ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया है? तो कुछ बैक्टीरियाज है जो आपको ग्रुप में दिखाई देंगे, कुछ बैक्टीरियाज है जिनकी आपको लंबी वाली अच्छी खासी चेन दिखाई देंगी, कुछ बैक्टीरियाज अकेले ही होंगे, कुछ बैक्टीरिया बंच में दिखाई देंगे, ग्रुप में, क्लस्टर में। तो ऐसे उनको क्लासिफाई किया है। तो कोकाई, कोकाई जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। डिप्लोकोकाई उनका पेयर होता है। देन है टेट्राड, टेट्राड यानी कि ग्रुप ऑफ 4 सेल्स। देन सर्किना, सर्किना क्या है? ग्रुप ऑफ 8 सेल्स। देन है स्ट्रेप्टोकोकाई, जो एक अच्छी खासी ब्यूटीफुल चेन इसकी दिख रही है।
देन है ये है स्टैफिलोकोकाई जो बंच में है या फिर क्लस्टर में है। तो कोकस, डिप्लोकोकस, पेट्राई, सर्किना, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टैफिलोकोकाई। नेक्स्ट है बैसिलाई। अब ये बैसिलाई क्या होते हैं? बैसिलाई एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है स्टिक। स्टिक यानी कि लकड़ी, जो बचपन में हम जिससे पीटते थे। तो लकड़ी यानी कि रॉड। तो बैसिलाई का शेप होता है रॉड, रॉड शेप। तो यहाँ पे देखो बैसिलस रॉड शेप का है। कोको बैसिलस अब ये भी रॉड शेप का है, दिख रहा है सर्कुलर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका लेंथ कम है, डायमीटर ज्यादा है, इसलिए ये सर्कुलर दिख रहा है कोको बैसिलस। देन है पैलिसेड्स। पैलिसेड्स क्या होते हैं? दे आर अरेंज्ड लूजली परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा लग रहा है बहुत सारे रॉड्स एक दूसरे के पास खड़े हैं, लेकिन वो एक दूसरे को चिपक के नहीं खड़े, लूज अरेंजमेंट है, दैट इज पैलिसेड्स। लास्ट वाला है स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो इसका अच्छा खासा लंबा वाला है, एक रॉड, दूसरे रॉड, तीसरा रॉड, एक ओके ऐसा एक चेन बना हुआ है जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलाई। तो बैसिलाई में हमने क्या क्या देखा? बैसिलस जो रॉड शेप है, कोकोबैसिलस जो जरा सा सर्कुलर दिखता है, देन पैलिसेड्स जिसका अरेंजमेंट लूज होता है, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू इच अदर। एंड हमने देखा स्ट्रेप्टोबैसिलाई जो होता है लंबा चैन जैसा। लास्ट है स्पाइरल शेप। स्पाइरल या फिर हेलिकल। तो इसमें हमें मिलते हैं विब्रियोस, स्पाइरिलम एंड स्पाइरोचिड्स। तो विब्रियोस कॉमा शेप्ड, तो यहाँ पे देख सकते हो विब्रियोस। नेक्स्ट है स्पाइरिलम। तो स्पाइरिलम एंड स्पाइरोचिट्स दोनों ही जरा जरा से सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन डिफरेंस होता है इनमें। स्पाइरोचिट्स ज्यादा लंबे होते हैं और ये ज्यादा रिजिड नहीं होते, यानी कि इजीली बेंड हो सकते हैं। ये जो स्पाइरिलम है इनकी लेंथ कम होती है, ये शॉर्ट होते हैं और ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इजीली बेंड नहीं होंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं ना, बच्चे होते हैं ना, जिनको कुछ बोला तो कुछ बच्चे होते हैं इजीली सुन लेंगे, इजीली फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, लेकिन कुछ होते हैं स्पाइरिलम के जैसे जो बहुत रिजिड, बहुत हार्ड होते हैं, इनको कितना भी बताओ वो सुनेंगे नहीं। तो हमने क्लासिफिकेशन देखा, कोकाई, बैसिलाई एंड स्पाइरल। कोकाई होते हैं राउंड, बैसिलाई होते हैं रॉड शेप एंड स्पाइरल होते हैं स्पाइरल के शेप के। तो 2 मार्क्स के लिए आपको बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट 2 मार्क्स के लिए है ब्लड अगार। तो पहले देखते हैं अगार क्या होता है। अगार एक सब्सटेंस होता है पाउडर जैसा जो दिखता है। अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये जेली जैसा सब्सटेंस बना देगा। अब ये किस चीज का पाउडर होता है अगार? तो ये होता है रेड अलगी का। रेड अलगी यानी कि लाल कलर का शैवाल जो समंदर के पानी में यानी कि मरीन वाटर में ये मिलता है। अब ये अगार का यूज कहाँ कहाँ पर होता है? तो जो आप खाना खाते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हो, योगर्ट खाते हो, केक खाते हो, देन चॉकलेट्स में, फ्रूट सलाद में इसको मिलाया जाता है। तो अगार बेसिकली एक सॉलिडिफाइंग, किसी भी लिक्विड चीज को सॉलिड में बनाने का एक मीडियम है, एक पाउडर है। ओके, तो हमें यहाँ पे लिखना है ब्लड अगार क्या होता है। तो ये जो ब्लड अगार है ये एक खास, एक स्पेसिफिक अगार है। ब्लड अगार इज एन इनरिच्ड मीडियम, यानी कि इसमें एक स्पेशल कंपोनेंट होता है। ओके, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कहीं पर भी रह लेंगे, कहीं पर भी ग्रो कर लेंगे, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की जरूरत है। जैसे हमारा होता है ना, कुछ लोग कहीं पर भी रह लेंगे, लेकिन वीआईपी लोगों को तो वीआईपी ही फैसिलिटी चाहिए। तो उन वीआईपी लोगों को हम बोलेंगे फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई, जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये कहीं पर भी ऑर्डिनरी मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे, यानी कि ये सिंपल मीडिया में कहीं पर भी ग्रो नहीं करेंगे। तो इनको अगर ग्रो करना है
तो इनके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक, कुछ अच्छा सा अगार चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को हम तो कुछ भी खा लेंगे, लेकिन छोटे बच्चों को तो चॉकलेट ये वो अच्छा खासा ही चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा का चाहिए। तो वैसे ही, तो ये ब्लड अगार बनता कैसे है? तो इसमें डाला जाता है 0.5% पेप्टोन वाटर। इससे बैक्टीरियाज को मिलेगा विटामिन्स, कुछ खास न्यूट्रिशन। देन इसमें डाला जाता है 0.3% बीफ का एक्सट्रैक्ट। बीफ, बीफ जानते हो, बीफ का सूप। तो इससे क्या मिलेगा? विटामिन्स एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। देन उसमें डाला जाता है 1.5% अगार, यानी कि अगार सॉलिडिफाइंग एजेंट, उसको सॉलिड फॉर्म में बनाने के लिए। इसमें डाला जाता है 0.5% सोडियम क्लोराइड NaCl। क्यों? ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। इसमें डाला जाता है डिस्टिल वाटर। ये सारे अगार में प्रेजेंट होता है। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है, एक स्पेशल कंपोनेंट होता है, वो होता है 5% शीप का ब्लड। शीप का ब्लड, इसका पीएच होता है 7.2 से लेके 7.6 तक। तो ये हमने देखा ब्लड अगार। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन। तो यहाँ पे हमें पूछा है हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन कैसे फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी एक वायरस होता है, डीएनए वायरस की वजह से, सॉरी, ये डीएनए वायरस होता है। और ये हेपेटाइटिस हमारी बॉडी में क्या करता है? तो हमारे लीवर को ये डैमेज करता रहता है। तो ये फैलता कैसे है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? हेपेटाइटिस बी इज transmitted when blood, semen or another body fluids from a person infected with the hepatitis B virus enters the body of someone who is not infected। अगर ऐसा इंसान जिसकी बॉडी में पहले से हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ है, उसकी बॉडी से ब्लड या फिर सीमेन या फिर बाकी के बॉडी फ्लूइड्स किसी और की बॉडी में जाते हैं, तो वो दूसरे इंसान में भी वो इन्फेक्शन हो जाएगा। सीमेन क्या होता है? सीमेन का मतलब है सेमिनल फ्लूइड, जो मेल में उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जिस ये सीमेन में स्पर्म्स होते हैं। ओके, तो दिस कैन हैपन थ्रू वजाइनल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान ये फैलता है। देन शेयरिंग नीडल्स, सिरिंजेस और अदर ड्रग इन्फेक्शन, ड्रग इंजेक्शन इक्विपमेंट्स। तो अगर एक इंसान की नीडल, सिरिंज दूसरे इंसान को यूज की जाती है, और ये पहले इंसान को अगर वो इन्फेक्शन है HIV का, सॉरी, हेपेटाइटिस का, तो दूसरे इंसान में भी वो फैल जाता है। अब ये कैसे होगा? अगर किसी सलून में कोई ब्लड है, सॉरी, किसी अगर सलून में जो ब्लेड होता है वो अगर बार बार यूज किया जाए, तो हो सकता है आप टैटू निकालते हो। देन कोई लोग होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शन के द्वारा, तो ऐसे लोगों में भी ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और एक चीज, ये फैलता है फ्रॉम मदर टू बेबी एट बर्थ। अगर मदर को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ है, उसकी डिलीवरी में जब भी बेबी का बर्थ हो रहा है, उसके दौरान मदर से बेबी को ये ट्रांसमिशन हो सकता है। तो आपको अगर हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन पूछा जाए, तो अगर 2 मार्क्स के लिए है, तो बस आपने इतना लिखा तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है नेम स्क्रीनिंग एंड कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर HIV। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन यानी कि इंसानों में, इम्यूनो डेफिशिएंसी
इम्यूनिटी को डेफिसिट करने वाला, इम्यूनिटी को कम करने वाला जो वायरस होता है उसको बोला जाता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो HIV कोई डिसीज नहीं है, ये वायरस का नाम है। तो HIV वायरस क्या कॉज करता है? एड्स कॉज करता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम इसको बोला गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस उसको होंगे, टीबी होगा और कुछ अलग अलग कंडीशंस इसको हो जाएंगे बहुत सारे। कुछ एक ही स्पेसिफिक डिसीज नहीं है, बहुत सारे हैं, इसीलिए बोला गया है सिंड्रोम। तो एड्स क्या है? लास्ट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि HIV का स्क्रीनिंग करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए कौन सी टेस्ट है? तो उसका आंसर है एलाइजा टेस्ट। ELISA, E stands for enzyme, L for linked, I for immunosorbent assay। तो ELISA का अगर कोई फुल फॉर्म आपको पूछता है तो आप बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोलना एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay। इट्स यूज टू डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन। तो HIV इन्फेक्शन है या नहीं ये जानने के लिए हम करते हैं ELISA टेस्ट। ओके, उसके साथ और एक कंफर्मेशन के लिए और एक टेस्ट करते हैं, उसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कंफर्मेशन के लिए यानी कि क्या? अगर आपका कोई एग्जाम के बाद आपको जो भी मार्क्स मिले हैं, आपने कुछ पढ़ा नहीं था लेकिन फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिले, तो होता है ना, भरोसा नहीं होता है यार ये क्या मेरा ही पेपर है। तो कंफर्मेशन के लिए आप दो चार लोगों के पेपर देखते हो, क्या ये मेरा ही पेपर है, क्या ये मुझे इतने मार्क्स मिले हैं। तो श्योरिटी के लिए और एक टेस्ट कंफर्मेशन के लिए तो हम कौन सा करते हैं? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो इसमें क्या होता है? इट separates the blood proteins and detects the specific proteins। यानी कि ये HIV एंटीबॉडीज ढूंढता है। अब एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। तो एंटीजेंस अगर हमारी बॉडी में जाए, एंटीजेंस यानी कि फॉरेन ऑब्जेक्ट, फॉरेन ऑब्जेक्ट, फॉरेनर ऑब्जेक्ट नहीं, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट मतलब क्या? कोई बैक्टीरिया, वायरसेस, अगर ये हमारी बॉडी में जाएंगे तो उनको हम बोलेंगे एंटीजेंस। अब ये एंटीजेंस को हमारी बॉडी में क्या करना है? उनको फाइंड आउट करना है, उनको उनको किल करना है। तो इसके लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। तो ये वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट में हमें अगर HIV एंटीबॉडीज मिलते हैं, इसका मतलब है ये इंडिकेट करता है HIV इन्फेक्शन प्रेजेंट है, HIV का वायरस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो इसीलिए हमारी बॉडी में उससे 2 मार्क्स के लिए बार बार पूछा जाने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ एंटीजन। एंटीजन की डेफिनेशन हमें यहाँ पे लिखनी है। तो एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटीजेंस कुछ भी टॉक्सिन्स हो सकते हैं, कुछ भी फॉरेन सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगाई, या कुछ केमिकल्स, या फिर पोलन्स जो हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। Antigens are the lethal invaders that enter the body and trigger the immune system. Antigens are the lethal invaders, यानी कि ऐसे substances जो हमारी बॉडी में जाके हमारी टिश्यूज को, सेल्स को इन्वेड करते हैं, ब्रेक करते हैं, एंड इंटर्स इन द बॉडी, और हमारी बॉडी में एंट्री कर लेते हैं। तो अगर कोई भी बाहर की चीज हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, एंड हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है, हमें प्रोटेक्ट करने वाली जो हमारी बॉडी की मैकेनिज्म होती है, वो एक्टिव हो जाती है उसके अगेंस्ट। दे कम इन ऑल डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो ये जो एंटीजेंस होते हैं ये किसी भी शेप में, किसी भी साइज में होते हैं। एंटीजेंस आर मेनली माइक्रोब्स। तो एंटीजेंस क्या होते हैं? मेनली वो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोब्स, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगाई। दे कैन ऑल्सो कम फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो ये सिर्फ माइक्रोब्स ही नहीं होते, तो ये हमारे इन्वायरमेंट से भी आते हैं, जैसे कि केमिकल्स, पोलन एंड मोर। पोलन का मतलब क्या होता है? जो फूलों पर, जो छोटे
ट्रीज, प्लांट्स है, फ्लावर्स है, उसके ऊपर जो पाउडर जैसा जो फॉर्म दिखता है उसे हम बोलते हैं पोलन। तो ये जो पोलन होते हैं, ये पानी के साथ या हवा के साथ हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं एंड हमें वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। each antigen may cause infection to the body। तो ये जो भी एंटीजेंस है, यानी कि जो भी कुछ भी बाहर की चीज है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई केमिकल है, कोई पोलन है, कुछ भी है, अगर ये हमारी बॉडी में जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी इनको रिसीव एक्सेप्ट नहीं करेगी एंड हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा। देर आर सम एंटीजेंस सच एज pollen, they seem harmless but still cause the immune system to respond. These types of antigens are called allergens। तो पोलन जैसे कुछ पोलन जैसे कुछ एंटीजेंस होते हैं जिस हमें तो लगता है ये हमें कुछ हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर ये हमारी बॉडी में जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हार्म हमारी बॉडी को हो ही जाता है, जिनको हम एलर्जेंस बोलते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डस्ट की एलर्जी होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ एंटीजन में आपको क्या लिखना है? एंटीजेंस आर द लिटिल इन्वायरस दैट एंटर द बॉडी एंड ट्रिगर द इम्यून सिस्टम। दे कम दे कम इन ऑल डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो वो किसी भी शेप साइज में आ सकते हैं। एंटीजेंस कौन से होते हैं? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगाई, या फिर वो कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, पोलन्स हो सकते हैं। और जो भी एंटीजेंस हमारी बॉडी में जाते हैं, हमें लगता है कुछ हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो हमारी बॉडी में जाने के बाद कुछ ना कुछ एलर्जी, कुछ ना कुछ हार्म क्रिएट करते ही है, जिनको हम बोलते हैं एलर्जेंस। नेक्स्ट है CSSD। तो CSSD का फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज डिपार्टमेंट। ये होता है हॉस्पिटल में। इसे सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये पूरे हॉस्पिटल में जितने भी वार्ड है, जितने भी ऑपरेशन थिएटर है, जो भी ओपीडीज है, वहां पे स्टेराइल चीजें प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट। इट इज अ डिपार्टमेंट असेंबलिंग, प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेराइल सप्लाईज to meet the requirements of the hospital। तो हॉस्पिटल में ओटी में, वार्ड्स में, ओपीडीज में, जनरल वार्ड्स में जो भी इक्विपमेंट्स या फिर जो भी सप्लाईज की जरूरत है, कौन से इक्विपमेंट्स, कौन से सप्लाईज? तो जैसे कि ग्लव्स, जैसे कि ड्रेसिंग मटेरियल जिसमें कॉटन, गॉज पीसेस होते हैं, बैंडेजेस होती है, देन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लिनन्स होते हैं। लिनन यानी कि जो कपड़े, जैसे कि गाउन, मास्क, कैप, ड्रेप शीट। तो ये सारी चीजें, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सीजर्स, नीडल्स, जो स्पंज होल्डर्स होते हैं, अलग अलग स्पेक्युलम होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें हमारे पेशेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये चीजें पेशेंट के लिए यूज करने के पहले हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि ये कंप्लीटली स्टेराइल है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। और इसके लिए हम क्या करते हैं? हम हॉस्पिटल में इसको ऑटोक्लेविंग करते हैं। तो CSSD एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का, जहाँ पे वार्ड्स में, ओपीडी में, अलग अलग जनरल वार्ड्स में, ऑपरेशन थिएटर में जो भी चीजें पेशेंट के लिए यूज हो गई है, अब उसको असेंबल करके, यानी कि एक साथ उसको मिला के उनको क्लीन किया जाता है और उनको अलग अलग ट्रे में या फिर उनको अलग अलग ड्रम में उनको अच्छे से अरेंज किया जाता है। ड्राई होने के बाद, सुखाने के बाद देन उनको ऑटोक्लेव के लिए भेज देते हैं। अब ये जब ऑटोक्लेव हो जाता है, यानी कि वो अब ये स्टेराइल हो जाता है, क्योंकि ऑटोक्लेव होने के बाद जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर प्रेजेंट रहेंगे उसके ऊपर, तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
तो अब ये जो चीजें हैं जो ऑटोक्लेव हो गई वो अब स्टेराइल रहेगी। तो ये स्टेराइल चीजों को क्या किया जाता है, जिस भी वार्ड में, ऑपरेशन थिएटर में, ओपीडी में, जहां पर भी जितनी भी जरूरत है एज पर नीड उनको सप्लाई किया जाता है। तो ये होता है सीएसएसडी। अब सीएसएसडी का काम क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेराइल सप्लाईज टू द हॉस्पिटल, यानी कि पूरे हॉस्पिटल में सारे डिपार्टमेंट्स में स्टेराइल चीजों का सप्लाई करना। दूसरा काम क्या होता है, रिटर्न ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम वार्ड एंड डिपार्टमेंट। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वहां पे अब जो चीजें पेशेंट को यूज हो गई है, जो अब कंटेमिनेटेड हो गई है, जिसको ब्लड लगा है, किसी का बॉडी फ्लूइड लगा है, यानी कि जो कंटेमिनेटेड है, वो सारी चीजों को कलेक्ट करके उनको सीएसएसडी में लाया जाता है। देन थर्ड फंक्शन क्या है, मेडिकल इक्विपमेंट क्लीनिंग। मेडिकल इक्विपमेंट का क्लीनिंग करना। मेडिकल इक्विपमेंट यानी कि हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए जो भी चीजें लगती है, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे लिनन हो या ड्रेसिंग मटेरियल हो, जो भी चीज पेशेंट के लिए चाहिए होती है उनको हम बोलते हैं मेडिकल इक्विपमेंट। तो ये मेडिकल इक्विपमेंट को क्लीन करना यानी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको करना। देन फोर्थ फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजों को कलेक्ट करके सीएसएसडी में उनका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। उनको जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके ऊपर, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाता है, किल किया जाता है। एंड लास्ट फंक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज। तो अब ये जो सारी चीजें हैं जिनको फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किया है, ये सारी चीजों को अगेन जहां पर भी जरूरत है, ओटी में जरूरत है, जनरल वार्ड में चाहिए, जहां पर भी चाहिए, एज पर नीड उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा की चीजें हैं, बहुत ज्यादा है, उनको वहीं पर सीएसएसडी में ही स्टोर किया जाएगा। अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि बहुत सारी चीजें एक साथ ही चाहिए, मान लो बहुत सारे पेशेंट एक साथ में आए हैं, जैसे कि कोरोना के टाइम में हुआ था, बहुत सारे केसेस एट ए टाइम हॉस्पिटल में आते थे। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी मटेरियल का होना जरूरी है, तो इसीलिए सीएसएसडी में पहले से ही ये सारी चीजें हम स्टोर करके रखते हैं। तो सीएसएसडी क्या है, हॉस्पिटल का एक ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे डिसइंफेक्शन का काम किया जाता है, जहाँ पे ऑटोक्लेविंग का काम किया जाता है। एंड जो भी चीजें ऑटोक्लेव हो गई है उनको अगेन अपने अपने डिपार्टमेंट में एज पर नीड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जो भी एक्स्ट्रा की चीजें हैं उनको सीएसएसडी में ही स्टोर किया जाता है। 2 मार्क्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइड्रेटेड डिसीज। अगर किसी में हाइड्रेटेड नाम का डिसीज हो जाता है तो उसमें डायग्नोसिस करने के लिए हमें कौन से टेस्ट करने चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में और क्या क्या साइन सिम्टम्स दिखते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर हाइड्रेटेड डिसीज हो जाता है तो कौन से डायग्नोसिस के लिए कौन से टेस्ट हमें करने चाहिए। पहले देखते हैं कि हाइड्रेटेड डिसीज क्या होता है। हाइड्रेटेड डिसीज होता है एक पैरासाइट की वजह से, जो टेप वर्म होता है, टेप वर्म। और ये बेसिकली पालतू जानवरों की बॉडी में होते हैं। तो पैरासाइट तो हमें पता है, पैरासाइट क्या होते हैं, जो किसी और की बॉडी में रहते हैं, उन्हीं का न्यूट्रिशन यूज करते हैं। तो ये हाइड्रेटेड डिसीज कॉज करने वाला जो टेपवर्म है, जो पैरासाइट है, उसका नाम है इकाइनोकोकोसिस। तो ये इकाइनोकोकोसिस मेनली पालतू जानवर यानी कि बकरी, डॉग, शीप, पिग, इनकी बॉडी पर रहते हैं। अगर ये हमारी बॉडी में जाए तो हमारी बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कॉज करते हैं। इसका बड़ा सा सिस्ट यानी कि बड़ा सा मास बन जाता है हमारी बॉडी में, और जो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बहुत बार इसका सर्जरी करना पड़ता है। तो कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसमें, एब्डोमिनल पेन, नौशिया, वोमिटिंग, यूरिटिकेरिया। एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होता है, नौशिया वोमिटिंग, वोमिटिंग जैसी फीलिंग होती है, वोमिटिंग भी होती है। एंड यूरिटिकेरिया, यूरिटिकेरिया क्या होता है,
स्किन को एलर्जी होती है, जिसमें स्किन का रेडनेस हो जाना या फिर स्किन में इचिंग हो जाती है। तो मेनली एब्डोमिनल पेन, नॉशिया, वॉमिटिंग एंड यूरिटिकेरिया, ये सिम्टम्स हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं। जितने भी केसेस है उनमें से देखा गया है कि टोटल केसेस में से 25 केसेस में यूरिटिकेरिया देखा जाता है, यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस देखी जाती है। तो इससे हाइड्रेटेड सिस्ट बन जाता है। अगर ये जो पैरासाइट है अगर हमारी बॉडी में चला गया तो उसका हमारी बॉडी में सिस्ट यानी कि एक बड़ा सा मास बन जाता है। अगर इसमें बाइल प्रेजेंट है, बाइल यानी कि क्या, जिसे हम पित्त बोलते हैं, अगर इस सिस्ट में बाइल यानी कि पित्त अगर प्रेजेंट है तो वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है एंड जो हमारा पेरिटोनाइटिस है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये पेरिटोनाइटिस क्या होता है, हमारी बॉडी में अलग अलग कैविटीज है। कैविटीज यानी कि जो हमारी बॉडी में जो भी नाजुक जो भी डेलिकेट ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कैविटीज है, कुछ स्पेसिफिक स्पेस है। वैसे ही एब्डोमिनल कैविटी है, तो एब्डोमिनल कैविटी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि किडनी, स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज। तो ये सारे ऑर्गन्स कहाँ पर होते हैं, पेरी एब्डोमिनल कैविटी में। अब ये सारे जो ऑर्गन्स है उनको बाहर से अगेन एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है और उसी लेयर को हम बोलते हैं पेरिटोनियम। और अगर ये जो सिस्ट है उसमें जो बाइल है वो बाइल अगर इस कैविटी में चला जाता है तो अगेन पेरिटोनियम का इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पे इन्फेक्शन फैल जाता है जिस कंडीशन को हम पेरिटोनाइटिस बोलते हैं या कोले पेरिटोनिटोनाइटिस बोलते हैं। तो अगर ये हो जाता है तो हमें कौन से लैबोरेटरी डायग्नोसिस या टेस्ट हमें कौन से करने होते हैं, तो बेसिकली इसमें सीरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट यानी कि अलग अलग ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। तो हमने पहले देखा था कि अगर कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में अगर जाता है, कोई बाहर का सब्सटेंस, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ केमिकल, कुछ भी अगर हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती एंड हमें उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद ही एंटीबॉडीज बना देती है। तो जब भी हम ये सीरोलॉजिकल यानी कि जब भी हम ये अलग अलग ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें वो एंटीबॉडीज मिलती है उस स्पेसिफिक डिसीज से फाइट करने के लिए। तो अगर वो एंटीबॉडीज मिली तो हम ये कंफर्म करते हैं कि हाँ ये जो डिसीज है इसको हुआ है। तो ये हाइड्रेटेड डिसीज के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो सीरोलॉजी में दो टेस्ट किए जाते हैं ब्लड टेस्ट में। पहला है इनडायरेक्ट हिमैग्लूटिनेशन टेस्ट एंड दूसरा किया जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। तो ये दोनों टेस्ट में अगर एंटी इकाइनोकॉकस की अगर एंटीबॉडीज मिलती है तो यहाँ पे कंफर्म होता है कि हाइड्रेटेड डिसीज। 2 मार्क्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 बैक्टीरिया दैट कॉजेस मेनिंजाइटिस। तो ऐसे कौन से बैक्टीरियाज है जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस हमें होता है। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है, तो हमारा जो ब्रेन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो बहुत ज्यादा डेलिकेट है। तो उससे किसी भी चीज से अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लेयर्स होते हैं, जिसका तीनों लेयर का नाम होता है पिया या पाया मैटर, रैक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। तो ये तीनों लेयर्स को मिलके हम बोलते हैं मेनिंजेस। तो मेनिंजाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये जो तीनों लेयर है, पाया, अरेक्नॉइड एंड ड्यूरा मैटर, ये तीनों लेयर्स का इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ये कंडीशन किसकी वजह से होती है, कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, तो हमें यहाँ पे सिर्फ उनका नाम लिखना है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से एंड लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस की वजह से। देन 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है कोट्स पोस्टुलेट। तो कोट्स पोस्टुलेट ये
दिए हैं फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर है यानी कि रॉबर्ट कॉच, इन्होंने ये गाइडलाइंस या बोल सकते हैं ये क्राइटेरियाज है, तो ये क्राइटेरियाज उन्होंने दिए हैं, तो अपना नाम भी उन्होंने इसी को दे दिया इस क्राइटेरियाज को। तो इसीलिए इस गाइडलाइंस को हम बोलते हैं कॉट्स पोस्टुलेट। तो बेसिकली इसमें इन्होंने बताया है कि जो भी पैथोजन है एंड जो भी डिसीज है वो दोनों में क्या रिलेशन होता है। पैथोजन यानी कि क्या, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्शन कॉज करता है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 गाइडलाइंस क्राइटेरिया इन्होंने दिए हैं। तो पहला क्राइटेरिया है द पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ द डिसीज। यानी कि अगर कोई एक डिसीज 10 लोगों को हो जाता है तो वो 10 लोगों में यानी सारे के सारे केसेस में 10 केसेस में सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम पैथोजन हमें मिलना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या बताया है, द पैथोजन मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द होस्ट with the disease and grow in pure culture। तो प्योर कल्चर क्या होता है, प्योर कल्चर यानी कि एक मीडियम जो हम लैबोरेटरी में कुछ कंट्रोल कंडीशन में कुछ ऐसा मीडियम बनाते हैं, आर्टिफिशियल घर बनाते हैं जिसमें हम बैक्टीरियाज को ग्रो कर पाए, जैसे हम हमारे घर में ग्रो करते हैं जहाँ पे हमारे यूज की सारी चीजें होती है, पानी है, कुकिंग है, एवरीथिंग सब कुछ है। तो वैसे ही प्योर कल्चर बनाया जाता है जहाँ पे उन बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए जो भी चाहिए हर चीज वहां पे हम आर्टिफिशियली तो हम कंट्रोल कंडीशन में वो वहां पे हम क्रिएट करते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो पैथोजन है जो हमें 10 केसेस में मिला, इसको हम आइसोलेट, वो जो 10 केसेस है उनको हम क्या बोलेंगे, होस्ट। होस्ट यानी कि जिसको वो इन्फेक्शन हुआ है, तो उस 10 में से किसी के भी बॉडी में से हम उस पैथोजन को निकाल पाए, एंड अगर उसको निकाला और उस प्योर कल्चर में अगर हमने उसको रखा तो वहां पर भी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। होस्ट की बॉडी में तो ग्रोथ हो ही रही थी, लेकिन उसकी बॉडी से बाहर निकाल के लेबोरेटरी में प्योर कल्चर में रखा, वहां पर भी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। देन थर्ड कंडीशन, थर्ड क्राइटेरिया है द पैथोजन फ्रॉम द प्योर कल्चर मस्ट कॉज द डिसीज व्हेन इनोकुलेटेड इनटू अ हेल्दी ससेप्टिबल लेबोरेटरी एनिमल। तो अगर हमें किसी भी बैक्टीरिया का, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर हमें स्टडी करना है तो हम उन्हें आर्टिफिशियल घर में, आर्टिफिशियल कल्चर में उन्हें हम ग्रो करते हैं, ग्रो करवाते हैं, एंड उनको वहां से निकाल के हम किसी भी एनिमल्स में छोड़ देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ह्यूमन के बॉडी में हम उनको नहीं छोड़ सकते। तो रिसर्च पर्पस उनका स्टडी करने के लिए हम उनको कोई रैट या कोई किसी भी एनिमल की लेबोरेटरी में जो भी एनिमल्स है उनकी बॉडी में हम छोड़ देते हैं। तो इस तीसरी कंडीशन में क्या बताया है, तो जो पैथोजन हमने प्योर कल्चर में ग्रो किया उसको लेके अगर हमने ऐसे ही किसी लेबोरेटरी के एनिमल की बॉडी में छोड़ा तो वो पैथोजन उसकी बॉडी में भी ग्रो करना चाहिए, यानी कि उस एनिमल को भी सेम डिसीज होना चाहिए जो फर्स्ट केस में, जो 10 लोगों में हमने स्टडी किया था उनमें जो डिसीज हुआ है वही सेम डिसीज इस एनिमल में भी होना चाहिए। देन फोर्थ क्राइटेरिया है द पैथोजन मस्ट बी रीआइसोलेटेड फ्रॉम द न्यू होस्ट एंड शोन टू बी द सेम एज द ओरिजिनली इनोकुलेटेड पैथोजन। तो हमारा ओल्ड होस्ट कौन था, जो हमने बोला कि पहले वाले 10 केसेस जिनमें ये शुरू में ये डिसीज हुआ था, तो उसकी बॉडी से हमने निकाला वो पैथोजन, प्योर कल्चर में रखा, वहां पर भी वो ग्रो हुआ, प्योर कल्चर से भी हमने निकाला, लेबोरेटरी में जो एनिमल्स है उनकी बॉडी में डाला, वहां भी उसने ग्रो किया। अब ये जो लेबोरेटरी का एनिमल है इसको हम बोलेंगे न्यू होस्ट, नया होस्ट। तो इसकी बॉडी में से हमने उसको निकाला
तो उसके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होनी चाहिए जो कैरेक्टरिस्टिक पहले वाले 10 केसेस में थी। तो ये है कॉट्स पोस्टुलेट। तो शॉर्ट आंसर के लिए और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स के पहले वायरसेस होते क्या है। Viruses are very, very, very small, non-cellular organisms can be seen with an electron microscope. तो ये जो वायरसेस है ये भी माइक्रोब्स होते हैं, ये भी सूक्ष्मजीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं और इनको देखने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये नॉन सेल्युलर होते हैं यानी कि इनके अंदर सेल नहीं पाई जाती। ये इतने स्मॉल होते हैं, इनका जो साइज है ये नैनोमीटर में होता है, 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक। तो वायरसेस वेरी स्मॉल नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, जिनका साइज होता है 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर्स। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि ये वायरसेस नॉन सेल्युलर होते हैं। तो हमने आज तक जो भी लिविंग चीज देखी, हर चीज सेल से बनी हुई है, और यहाँ पे ये जो वायरसेस है ये तो नॉन सेल्युलर है, ये किसी भी सेल से बने नहीं है, विदाउट सेल। तो इनको बोला जाता है नॉन सेल्युलर। जो बैक्टीरियाज है वो यूनिसेल्युलर है, ये वायरसेस नॉन सेल्युलर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है ribosomes, enzymes and other cell organelles are absent। तो भाई इनमें सेल ही नहीं है, तो सेल के अंदर जो ऑर्गन्स ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइबोसोम एंजाइम्स, ये कहाँ पर कैसे प्रेजेंट होंगे। तो इनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता। दे डू नॉट रेस्पायर, डू नॉट मेटाबोलाइज एंड डू नॉट ग्रो। अगर इनके अंदर सेल ही नहीं है, कुछ सेल में कुछ ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स ही नहीं है, तो ये कैसे रेस्पिरेशन करेंगे, तो ये कैसे मेटाबॉलिज्म करेंगे एंड ये ग्रो कैसे करेंगे, तो ये कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाते हैं तो फिर ये वो हर चीज कर पाते हैं। कैसे? तो होस्ट की बॉडी में जो सेल है, उस सेल में जो भी ऑर्गन्स है, राइबोसोम, एंजाइम्स, बाकी सारी चीजें वो होस्ट की सेल से लेते हैं एंड खुद के लिए उनका यूज करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दे कंटेन कैप्सिड मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट। तो प्रोटीन से बना हुआ एक आउटर लेयर होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है, जिसे बोलते हैं कैप्सिड। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दे हैव न्यूक्लिक एसिड। तो उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड तो कोई भी एक न्यूक्लिक एसिड होता है इन कोर, कोर यानी कि उनके अंदर। तो कौन सा न्यूक्लिक एसिड? या तो डीएनए या फिर आरएनए, ये दोनों में से कोई भी एक पाया जाता है। देन दे हैव स्पाइक्स व्हिच हेल्प देम टू अटैच होस्ट सेल। तो उनकी बॉडी पर स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक्स की हेल्प से ही वो किसी भी सेल को कहीं पर भी पकड़ पाते हैं, अटैच हो पाते हैं। देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है दे आर कंसिडर्ड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हमने पहले ही देखा वो नॉन सेलुलर होते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई सेल नहीं है, कोई राइबोसोम नहीं है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो कुछ भी नहीं है, वो मेटाबॉलिज्म भी नहीं है, रेस्पिरेशन भी नहीं है, वो ग्रो भी नहीं कर पाते। तो इसलिए उनको बोला जाता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग यानी कि क्या? नॉन एक्टिव। लेकिन अगर वो होस्ट की बॉडी में है तो होस्ट का सेल एंड सारी चीजें यूज करके वो अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड वो ग्रो हो जाते हैं। तो अगर वो होस्ट की बॉडी में है तो उनको बोला जाता है लिविंग। यानी कि जो वायरसेस है वो अगर हमारी बॉडी के बाहर है तो उनको बोला जाता है नॉन लिविंग। अगर वो हमारी बॉडी के अंदर है तो उनको बोला जाता है लिविंग। तो फिर से देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक वन बाय वन। उनके अंदर कोई सेल नहीं होती है, उनके अंदर कोई राइबोसोम एंजाइम कोई सेल ऑर्गन नहीं होता है।
वो रेस्पिरेशन नहीं करते, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ग्रो भी नहीं करते। लेकिन अगर वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर चले गए तो वो उसका सेल और सारी चीजें यूज करके, ये सारी चीजें वो करते हैं, वो ग्रो होते हैं, वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन ओनली होस्ट की बॉडी के अंदर ही, बाहर नहीं। उनको एक आउटर लेयर होता है जो प्रोटीन से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। उनके अंदर एक ही न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए या तो आरएनए। दे हैव स्पाइक्स, उनको स्पाइक्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो किसी भी किसी की बॉडी में जाके उस पे जो सेल है उसको पकड़ पाते हैं। देन अगर वो हमारी बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, अगर वो हमारी की बॉडी के अंदर है तो वो लिविंग है। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भी प्लीज 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 कमेंट करना। थैंक यू।